हेलो एवरीवन, दिस साइड हरीश एंड यू आर वाचिंग द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और नोट सेट मास्टर क्लास के साथ में आ चुका हूं मैं। आज अपना थर्ड डे है नोट सेट मास्टर क्लास के लिए। और इसमें अपन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियसली एम्स में पूछे गए हैं या फिर और भी जैसे ESIC वगैरह में पूछे गए हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इनमें से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके साथ में डिस्कस होते हैं, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड एक्सेप्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो वाटर एंड फूड से नहीं फैलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है तो तीन तो वाटर एंड फूड से फैलती हैं, एक को छोड़ के। तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए क्या है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, कोलेरा एंड पोलियोमाइलाइटिस। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करें हेपेटाइटिस सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा मैं आपको। हेपेटाइटिस सी, पहले अपन इन तीनों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि क्यों नहीं फैलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये फैलते हैं और हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता है। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें कोलेरा की, तो कोलेरा क्या है। कोलेरा क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, आप लोगों को पता है कोलेरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, डायरिया। क्या हो जाता है, डायरिया। ठीक है, और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, विब्रियो कोलेरी। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो ये तो अपन ने डिस्कस किया कि कोलेरा के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है, जैसे गंदा पानी होता है, भोजन होता है, कंटामिनेटेड फिशेज होते हैं, वहाँ पे कोलेरा विब्रियो कोलेरी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने कर ली कोलेरा की बात। अपन बात करेंगे पोलियोमाइलाइटिस किससे फैलता है, तो पोलियोमाइलाइटिस फैलता है पोलियो वायरस से। ठीक है, पोलियो वायरस से। अब पोलियो वायरस के बारे में बात करें तो पोलियो वायरस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। पोलियो वायरस के साथ में ये बात करें हेपेटाइटिस ए की, तो ये दोनों भी ट्रांसमिट होते हैं किसके थ्रू, वाटर एंड फूड और फीको ओरल रूट के थ्रू। ठीक है, कौन से रूट, फीको ओरल रूट। ठीक है, तो अपन ने तीनों की बात कर ली। अब देखिए हेपेटाइटिस सी की अपन बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी जो है वो वाटर एंड फूड से नहीं फैलता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू फैलता है या ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू फैलता है। जैसे अपन किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, किसी को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई काम अपन कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस सी के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू फैलता है, ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेपेटाइटिस ए है, कोलेरा है और पोलियो वायरस है, ये तो फीको ओरल रूट या फूड या वाटर के माध्यम से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंता ना कीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन का शानदार एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, उसकी आप फिक्र छोड़ दीजिए। आप तो बस क्लास को एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे वो क्वेश्चन भी मैं कलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विच एम्फेसाइजेज दैट हेल्थ इज ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए साउंड फैमिली इन ए साउंड एनवायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको सबसे पहले समझना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। इसमें चार कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक फिजिकल कॉन्सेप्ट, एक साइकोसोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये किसके थ्रू रिलेटेड है। देखिए जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट दिए गए थे वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल कॉन्सेप्ट का तो आप सभी को पता होगा कि जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहा गया था कि ये एक स्टेट ऑफ वेलबींग है। स्टेट ऑफ वेलबींग आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी हेल्थ की, स्टेट ऑफ वेलबींग है। ठीक है, इसमें जो बॉडी के पार्ट हैं जो फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया था कि ये मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग है, मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की मेंटल इलनेस नहीं है तो फिर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सही होता है। ठीक है, और इसके साथ में अपन बात करें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की, तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है
उसमें जो मल्टी डायमेंशन प्रोसेस हैं वेलबींग की, वो इसमें शामिल किया जाता है एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। और एक अपना रहेगा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बेसिकली जो इक्विलिब्रियम है मैन और एनवायरनमेंट के प्रति, वो उसको देखा जाता है। किसके प्रति? मैन का एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी कि इसको इस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है। इस प्रकार से जो टैगलाइन है उसको अपन मान के चलें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। तो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। आपको तो जहाँ भी ये लाइन दिखे, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए साउंड फैमिली इन ए साउंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो आंसर होगा वो होलिस्टिक अप्रोच होगा और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ ए डिजीज। किसी भी डिजीज के शुरुआत होने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं, यानी कौन से फैक्टर काम करते हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट्स। सेकंड क्या है, मैकेनिकल एंड केमिकल एजेंट्स। थर्ड है वर्टिकल एंड इनओकुलेशन एजेंट। और फोर्थ क्या है, न्यूट्रिएंट एंड लिविंग एजेंट्स। तो आपको बताना है, ऑप्शन यहाँ पे चारों दिए गए हैं कि कौन कौन से सेंटेंस इसमें से सही हैं कि किसी भी जो डिजीज अगर होती है एजेंट फैक्टर होता है रेस्पॉन्सिबल, उसके प्रति कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे एजेंट काम करते हैं। तो आपको आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए बी डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए, एक तो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट काम करते हैं, इसके साथ में मैकेनिकल एंड केमिकल एजेंट, और एक न्यूट्रिएंट एंड लिविंग एजेंट। जो वर्टिकल एजेंट हैं इसका इसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। तो देखिए, एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर से अपन ने बात की, एक बिहेवियरल फैक्टर हो गए, एनवायरनमेंट फैक्टर में जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट, ये सभी काम करते हैं। और एक बीमारी होने में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की आपकी इम्यूनिटी किस प्रकार की है, और एक न्यूट्रिशनल फैक्टर कि आप भोजन किस प्रकार से ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टर्स की बात करें तो जैसे जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर के अलावा सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल फैक्टर हैं, सर्विस फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस प्रकार के भी जो हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग है वो भी इसमें काफ़ी योगदान करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज्ड इन द कम्युनिटी असेसमेंट। देखिए, जो कम्युनिटी का असेसमेंट किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसमें जो डाटा कलेक्शन की टेक्निक है वो कौन कौन सी है, एक को छोड़ के, यानी कि 3 तो डेटा कलेक्शन की टेक्निक है, एक को छोड़ के। तो देखिए, जो कम्युनिटी का असेसमेंट किया जाता है उसमें मेकिंग अप्रोप्रिएट जजमेंट्स बनाए जाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी काम में आता है, और इन्वेस्टिगेशन और मेजरमेंट भी काम में आता है। काम में क्या नहीं आता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे अपने को कोई कंपैरिजन का प्रॉब्लम का कोई कंपैरिजन नहीं करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर अपन थोड़ा डिस्कस करें इसके बारे में तो देखिए, कुछ क्वेश्चनरीज अपन देखते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं, फोकस ग्रुप होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कुछ केस स्टडी करनी पड़ती हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। ये तो सभी इन तीनों के अंतर्गत आते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपैरिजन प्रॉब्लम है ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनालिसिस का मेथड है, ठीक है, ये डाटा कलेक्शन की टेक्निक नहीं है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपैरिजन ये जो है वो किसकी टेक्निक है, एनालिसिस की टेक्निक है या मेथड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन अबाउट द एनवायरमेंटल हाइजीन टू द कम्युनिटी पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अपन किसी को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसके बारे में, हाइजीन के बारे में, एनवायरमेंटल अपने आसपास साफ सफाई किस प्रकार से रखनी है, क्या इसके लाभ हो सकते हैं उसके बारे में। और किसको करा रहे हैं आप, कम्युनिटी के पीपल्स को। तो एग्जाम्पल कौन सा है वो, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या है, सोशल कम्युनिकेशन है, बी है स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन है, सी है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, और डी है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा कि अपन हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं वातावरण के प्रति सोसाइटी के लोगों को, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें तो सोशल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जैसे चिल्ड्रन कोई लैंग्वेज यूज करते हैं और उसको जो सोशल सिचुएशंस में बताते हैं वो होता है सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक्स, याद रखना आप।
प्रैग्मेटिक्स बोला जाता है, प्रैग्मेटिक्स सोशल कम्युनिकेशन को। अपन बात करें जैसा अपना आंसर सही था स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, ठीक है। इसमें जैसे साइमल्टेनियसली डायलॉग बोले जाते हैं, ऑथर और जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं वो बताया जाता है सोसाइटी के लोगों को तो आपस में, तो ये स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन होता है, ये इसका राइट आंसर है। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की बात करें तो ये फेस टू फेस प्रोसेस होता है, जैसे अपन इंटरेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं किसी फिजिकल एंड इमोशनल पेशेंट की वेलबींग पर, वो होता है थेरेपेटिक, ठीक है। और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होता है समाज में, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी आर, समुदाय जो होता है किसी कम्युनिटी का क्या कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर सोशलाइज एंड रिक्रिएशन, ठीक है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर। और फोर्थ है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन अमोंग मेंबर्स। तो बताइए क्या फंक्शन होता है कम्युनिटी का। तो देखिए ये सभी बेसिकली कम्युनिटी का फंक्शन है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकता भी सिखाता है और किसी काम को प्रोत्साहित भी करती है सोसाइटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, एजुकेशन सोशलाइजेशन भी होता है, और इसके साथ में ही लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच की अपन बात करते हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या रहता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए ऑप्शन ए है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन डी सी है कवरेज एंड एसेसिबिलिटी, और ऑप्शन डी है अप्रोप्रिएटेंस एंड कंटिन्यूटी। तो ये आपको बताना है। तो देखिए जैसा कि दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पीएचसी का पार्ट होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर का एक अंग होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होता है, इसके अलावा कवरेज एंड एसेसिबिलिटी भी होती है। ये अप्रोप्रिएटेंस एंड कंटिन्यूटी इसका पार्ट नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, एक तो इंटरसेक्टरल कॉरपोरेशन या कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक तो इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन हो गया, एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, इसके साथ में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया। ये सभी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं पीएससी के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मेल हेल्थ वर्कर्स एज ए हेल्थ टीम मेंबर एक्सेप्ट। एक हेल्थ टीम है, मान लीजिए 10 लोगों की हेल्थ टीम है और उसमें कुछ मेल हेल्थ वर्कर हैं, मेल हेल्थ वर्कर हैं, उनका हेल्थ टीम में क्या काम है, एक काम को छोड़ के, यानी कि 3 काम तो उनके हैं एक को छोड़ के। तो फर्स्ट काम क्या है, कंडक्ट सर्वे ऑफ द सब सेंटर एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल फैमिलीज। सेकंड क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन टू मदर एंड चिल्ड्रन। थर्ड है मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल वाइटल इवेंट्स। और फोर्थ है प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज। तो कौन सा काम नहीं कर सकता है मेल हेल्थ वर्कर, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट जो काम है कि सर्वे करना सब सेंटर का और रिकॉर्ड को मेंटेन करना कर सकता है, मेंटेन इन्फॉर्मेशन वाइटल इवेंट्स ये भी कर सकता है, प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज ये भी बखूबी कर सकता है। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो न्यूट्रिशन एडवाइस है और इम्यूनाइजेशन मदर और चिल्ड्रन की है वो यहाँ पे नहीं किया जाता है मेल हेल्थ वर्कर के द्वारा, क्योंकि फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेल हेल्थ वर्कर के और कामों की बात करें तो वो कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बोले फैसिलिटेटर हो सकता है, हेल्थ काउंसलर भी हो सकता है, को रिसर्चर हो सकता है यानी कि रिसर्च टीम में भी हो सकता है, और हेल्थ एजुकेटर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। इन इंडिया में जो है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कौन सा हॉस्पिटल होता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सब सेंटर, ऑप्शन बी है पीएससी, ऑप्शन सी है सीएससी, और ऑप्शन डी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये तो आप सबको पता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है सीएससी जो होती है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है इंडिया में, ठीक है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट रेफरल
यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी भी हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया, और यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्विस भी होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। एमटीपी के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ट्यूबेक्टोमी हो सकती है, वेसेक्टोमी हो सकती है, न्यूनेट्स को आसानी से देखभाल की जा सकती है, चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। तो सीएससी इकाई है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। फॉर यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं ओटी के और आईसीयू के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अपना लास्ट क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कि जाया करो कि 10 में से आपको कितने क्वेश्चन सही आ रहे थे, जिससे आपकी तैयारी की भी परख हो जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स प्राइमरीली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क। दूध के थ्रू, अच्छा क्वेश्चन है, मिल्क के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है एनिमल में, ठीक है, एनिमल से। तो यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, सेकंड है डेंगू, थर्ड है प्लेग, और फोर्थ है लेप्टोस्पायरोसिस। आप सबको पता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखिए ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए, ये ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन जो होता है जो एनिमल मिल्क के थ्रू हो सकता है, ठीक है। और जो डेंगू फीवर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डेंगू फीवर तो किससे फैलता है, एडीज एजिप्टाई, ठीक है। एडीज एजिप्टाई जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है उससे फैलता है, वायरस होता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि प्लेग, तो प्लेग क्या है, प्लेग तो किससे फैलता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्लेग भी क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये याद रखिएगा, यर्साइनिस पेस्टिस, किससे फैलता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यर्साइनिस पेस्टिस। क्या होता है, यर्साइनिस पेस्टिस, ठीक है। ये भी मक्खियों के थ्रू फैलता है, प्लेग भी फ्लियाज होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, इनके थ्रू फैलता है। और लास्ट में अपन बात करते हैं लेप्टोस्पायरोसिस, ये किससे फैलता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये किससे फैलता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड एनिमल होता है, इन्फेक्टेड एनिमल हो गया मान लो, उसकी यूरिन के थ्रू ये फैलता है, यूरिन के थ्रू, ठीक है। यूरिन के थ्रू तो लेप्टोस्पायरोसिस फैलता है, मिल्क के थ्रू ट्यूबरक्लोसिस फैल जाएगा, डेंगू का मैंने आपको बता दिया एडिस एजिप्टाई, और प्लेग का मैंने आपको बता दिया क्या, यर्साइनिस पेस्टिस। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि ये सेशन जो है वो कैसा लगता है, ताकि इसमें कुछ और भी सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। और लगातार एमसीक्यू सेशन जो हैं नोटसेट मास्टर क्लास के थ्रू वो जारी रहेंगे नोटसेट एग्ज़ाम तक, ठीक है। उसके बाद में अपन प्रिपरेशन करेंगे ESIC DSSB जो भी वैकेंसी आने वाली होगी उसकी। तो लगातार बने रहेगा द एपिक नर्सिंग के साथ में, ऐसे क्लासेज जारी रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।